वेलकम टू और वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम को देखते हुए हमने आपके लिए पिछले सालों के पेपर कराने स्टार्ट किए हैं, क्योंकि पिछले साल के पेपर लगाने से आपको सीबीटी 1 का लेवल और पैटर्न मालूम चलेगा कि किस लेवल और पैटर्न से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और रेलवे के ढेर सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से रिपीट करके पूछे जाते हैं, इसलिए सबसे पहले आपको पिछले साल के पेपर लगाना जरूरी है। हमने आपके लिए देखिए पार्ट वाइज पेपर आपको करा रहे हैं, जिसमें आपको रीजनिंग के भी सेट करा रहे हैं। साथ में देखिए आपके सीबीटी 1 में 40 क्वेश्चन जो हैं वो जीके और जीएस के पूछे जाएंगे। तो इन 40 क्वेश्चनों को सबसे पहले आप लोग पिछले साल के पेपरों से लगाने का प्रयास करिए। ये हमारा जीके और जीएस सीरीज का 6वां वीडियो होगा। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 5 वीडियोज कराए हैं, जिसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पर से देख लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा क्या आप लोग इन 40 जो पिछले साल आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसमें से आप लोग 30 क्वेश्चन को सही कर पा रहे कि नहीं, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, काली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, इसका आपको चुनाव करना है। तो नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 कथनों को ध्यान से पढ़िए और जो इसमें से सही आपको नजर आ रहा है उसको आपको सही करना है। तो सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास करिए। यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में लिखा गया काली मिट्टी में फास्फोरस नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ये बात बिल्कुल गलत है। काली मिट्टी में किसकी प्रचुरता होती है? आयरन देखिए पाया जाता है, इसमें चूना पाया जाएगा, एल्युमिनियम पाया जाता है और आपका मैग्नीशियम। तो इन चारों तत्वों की सबसे ज़्यादा अधिकता जो है काली मिट्टी में होती है। दूसरे देखिए कथन में लिखा गया है यह मिट्टी सभी प्रकारों में सबसे कम उपजाऊ है। ये मिट्टी जो है जलोढ़ से कम उपजाऊ होती है, लेकिन सभी प्रकारों में ये सबसे कम उपजाऊ नहीं है। यहाँ पर देखिए आप कपास की खेती भी कर सकते हैं, गेहूँ की खेती भी होती है, ज्वार की खेती भी होती है, बाजरा की खेती भी होती है काली मिट्टी में। तो ये भी हमारा कथन गलत हो गया। तीसरे में लिखा गया यह उत्तर भारत के गंगा के मैदानों की अधिकांश भागों में पाई जाती हैं। उत्तर भारत के जो गंगा के मैदान है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। नीचे वाले ऑप्शन में लिखा गया है दक्षिण के पठारों में अधिकांश हिस्सों में पाई जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। दक्षिण में गुजरात महाराष्ट्र में आपको ये मिट्टी पाई जाती है, बेसाल्ट की चट्टानों में, डेक्कन के पठार में, तो दक्षिणी भागों में ये मिट्टी आपकी पाई जाती है। काली मिट्टी का काला रंग किस कारण से होता है ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो टिटनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण जो है काली मिट्टी का काला रंग होता है। और काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो इन सब चीज़ आपको ध्यान रख के चलनी है। सही ऑप्शन होगा इसका लास्ट वाला ऑप्शन। अगर देखिए आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगी बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। सत्य है मतलब कि 3 गलत होंगे इसमें भी और 1 इसमें सही होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। पूर्वोत्तर राज्य इस अभियान का हिस्सा नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। हर जगह जो है स्वच्छ भारत मिशन को स्टार्ट किया गया था। यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित है या ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए है, ये तो बात गलत हो गई। तीसरा देखिए लिखा गया इसे सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिए प्रारंभ किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें जो है सभी तरह की स्वच्छता को, जैसे आपका इसमें शौचालय बनाना हो गया, जल स्वच्छता हो गई, तो सभी प्रकार की स्वच्छता को कवरेज करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। तो हमारा तीसरा वाला कथन जो है वो सही होगा। और चौथे वाले में लिखा गया यह अभियान जो है 2 अक्टूबर 2015 को स्टार्ट किया गया था, ये बात गलत है। 2 अक्टूबर 2015 को नहीं, 2 अक्टूबर 2014 को ये आपका प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया था। तो 3 गलत हैं, 1 सही होगा। सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। नेक्स्ट देखिए हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 2008 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत इसमें से किस मिशन की शुरुआत की गई थी। तो 2008 की योजनाएं भी रेलवे जो है अपने 2021 और 22 के एग्जाम में पूछ रहा था। तो ये योजना को आप लोग याद रखिएगा। NAPCC जो है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के लिए 8 प्लान जो है सरकार ने 2008 में जारी किए थे। तो 8 प्लान को एक बार आप लोग नज़र डाल लीजिए। इसमें से एक आपके ऑप्शन में रखा गया है, एक जो है आपके ऑप्शन में रखा गया है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। हिमालयन इकोसिस्टम को बचाने के लिए एक प्लान बनाया गया था। इन 8 प्लान को एक बार आप लोग देख लीजिए। इसमें आपको सोलर मिशन मिलेगा, वाटर मिशन मिलेगा, ग्रीन इंडिया का प्रोजेक्ट मिलेगा। तो इस प्रकार से ये 8 जो हैं आपके मिशन तैयार किए गए थे NAPCC के अंतर्गत। तो अभी आपके ऑप्शन में जो है इन 8 में से सिर्फ एक आपको नज़र आ रहा होगा,
वो तीसरा वाले ऑप्शन में है। नेक्स्ट देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है। तो महिलाओं का प्रमुख जो सेक्स हार्मोन है, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, महिलाओं का भी पूछा जाता है और पुरुषों का भी पूछा जाता है। तो जब आपसे पुरुष का पूछे तो आपको सही करना है टेस्टोस्टेरोन, ये पुरुषों में पाया जाता है और महिलाओं में पाया जाता है एस्ट्रोजन। तो सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला, महिलाओं में आपका एस्ट्रोजन और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन, इसे याद कर लीजिएगा। अगर इस हार्मोन की किसी भी कमी हो जाती है तो दोनों में जनन क्षमता जो है वो प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन 6 विचारधाराओं में से एक है। तो भारतीय दर्शन में देखिए 6 विचारधाराएं हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कौन सा दर्शन, सठ दर्शन। ठीक है, इन सभी दर्शन को आपको याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं और इनके प्रवर्तक भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला आपका है सांख्य दर्शन, फिर आपका है योग दर्शन, फिर आपका है न्याय दर्शन, फिर आपका है वैशेषिक, नेक्स्ट हमारा होगा पूर्व मीमांसा, और एक आपका लास्ट में बचता है वो आपका होगा उत्तर मीमांसा। तो इस प्रकार से 60 दर्शन जो आपके थे ये भारतीय दर्शन की विचारधाराओं में थे। तो आपके ऑप्शन में देखिए क्या लिखा गया, इसमें से आपको योग मिल रहा है तो योग सही होगा। इनके देखिए प्रवर्तक भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसे भी मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ। सांख्य दर्शक के प्रवर्तक जो थे वो कपिल मुनि माने जाते हैं। ठीक है, बहुत बार आपके एग्जाम पूछा गया। योग के भी आपके एग्जाम में आता है, योग दर्शन के कौन है, पतंजलि हैं। न्याय दर्शन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, न्याय दर्शन के गौतम मुनि हैं। और वैशेषिक के कणाद ऋषि माने जाते हैं प्रवर्तक। पूर्व मीमांसा के माने जाते हैं जैमिनी। ये सभी आपकी जुबान में होने चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है इसको तो। और उत्तर मीमांसा के बदरायण हैं। तो इस प्रकार से 6 दर्शन जो हैं वो भारतीय दर्शन में हैं। एक आपके ऑप्शन में रख देगा, कभी आपसे प्रवर्तक पूछ लेगा, कभी कह देगा कि इसमें से कौन सा दर्शन नहीं है। और एक दर्शन देखिए जुड़ गया है बाद में चारवाक दर्शन जुड़ गया। ठीक है, इसके प्रवर्तक चारवाक ऋषि हैं। तो इस प्रकार से 7 आपको याद रखने हैं और मेन रूप से हमारे 6 थे। तो सही ऑप्शन इसका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य देखिए यही होता है पिछले साल के पेपर लगाने का, कि आपको नए तरीके से क्वेश्चन जो बन सकते हैं उसके बारे में आपको बताना है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो आपको मालूम है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य जो हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं और 10 सदस्य जो होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। तो जो ये 10 अस्थायी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है और 5 वाले हमेशा के लिए हैं, जिसमें आपका सही ऑप्शन इसमें से फ्रांस होगा। फ्रांस स्थायी में आता है। साथ में 5 लोगों में यूएसए अमेरिका आपका है, इसके बाद ब्रिटेन है आपका। इन 5 में इनके नाम आपके पास होने चाहिए। चीन है और रूस है। तो इस प्रकार से ये 5 लोग जो हैं वो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं और इनके पास क्या है, वीटो पावर है। इन 5 के पास वीटो पावर होती है। अगर कोई प्रस्ताव आता है इनके मर्जी के बिना वो प्रस्ताव पास नहीं हो सकता है अगर किसी ने वीटो लगा दी। वीटो का मतलब होता है निषेधाधिकार। उसको निषेध कर दिया, उसको मना कर दिया तो कोई भी प्रस्ताव जो है वो आपका यूनो में पारित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो दुनिया का पुलिसमैन भी संयुक्त राष्ट्र के इस सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। तो 5 देशों के नाम होने चाहिए। कहीं पर फ्रांस लिख देगा तो कहीं पर यूएसए भी दे सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, ये हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन होगा। हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिक्स के 13वें संस्करण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है। तो पुराने डाटा में ये 13वां संस्करण था, अभी जो है वो 16वें संस्करण का डाटा आ चुका है। तो 16वें संस्करण के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि ये मत्स्य उत्पादक राज्य जो हैं ये आगे पीछे होते रहते हैं। अभी का लेटेस्ट जो डाटा आया है 16वें संस्करण का, उसमें कर्नाटक जो है वो नंबर 1 में समुद्री मत्स्य उत्पादक में आ गया है। दूसरे नंबर पर गुजरात चला गया है और तीसरे नंबर पर केरल है। ठीक है, तो ये नया वाला डाटा आप लोग याद कर लीजिएगा। 16वें संस्करण आपका आया है 2023 में। तो इनको एक बार आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि राज्य जो हैं आगे पीछे हो जाते हैं।
तो कर्नाटक अभी नंबर 1 पर है, गुजरात दूसरे नंबर पर है, केरल जो है समुद्री मछली उत्पादन में तीसरे नंबर पर है, और 13वें संस्करण में गुजरात पहले नंबर पर था। नेक्स्ट देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलास्टिक मिसाइल कौन सी है? ये 8वां नंबर क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा जिसकी मारक क्षमता हो, मतलब सबसे दूरी तक कौन जा सकती है, तो सही ऑप्शन होगा अग्नि 5 जो मिसाइल है, इसकी रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर से लेकर के 8000 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मारक क्षमता इसी की है। नाग मिसाइल की बात करेंगे तो नाग मिसाइल जो है वो एंटी टैंक मिसाइल है, जिसकी रेंज लगभग 4 किलोमीटर तक है। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज जो है वो 300 से लेकर के 500 किलोमीटर की रेंज जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल जो है कवर करती है, और ये एक प्रकार की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आकाश 3 जो है वो लगभग 25 किलोमीटर की उसकी रेंज है। तो सबसे ज़्यादा मारक क्षमता किसकी है? अग्नि 5 की है। ठीक है, आपके एग्जाम में देखिए क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है किस देश के साथ मिलकर के बनाई गई है, तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो रूस के साथ मिलकर के बनाई गई है। अब देखिए ब्रह्मोस कैसे बना है। ब्रह्मोस में 2 नदियां आपस में मिली हैं। रूस की एक नदी है मास्कवा, रूस की मास्कवा नदी, और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी से ले लिया गया ब्रह्म, और मास्कवा से ले लिया गया मास। तो ब्रह्मोस मिसाइल इन दोनों देशों के सहयोग से और इनके नदियों के नाम पर के इनका नाम पड़ा है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? ये 9वां नंबर क्वेश्चन होगा। तो भूकंप की तीव्रता नापी जाती है रिक्टर स्केल में। रिक्टर स्केल जो होती है 1 से लेकर के 9 तक इसमें आपकी स्केलिंग होती है। अगर यहाँ पर 2 या 3 रिक्टर स्केल में पैमाने पर कोई आपका भूकंप जो है वहाँ पर डिनोट हुआ है, इसका मतलब ये आपका हल्का भूकंप आया है। लेकिन अगर ये भूकंप जो है 6.2 तीव्रता के आसपास आता है तो इसे शक्तिशाली जो है शक्तिशाली भूकंप माना जाता है। तो जब अभी आप देखिएगा भूकंप आता है तो वहाँ पर तीव्रता बताई जाती है, तो ये रिक्टर स्केल से ही नापी जाती है कि ये आपका भूकंप जो है कितना आपका शक्तिशाली है, कितना डाउन है। तो अगर 6 के आसपास आपको नजर आए इसका मतलब तबाही ज़्यादा होगी, 7 आ गया इसका मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और इसका आविष्कार चार्ल्स रिक्टर ने 1935 में किया था। उन्हीं के नाम के साथ ही इनका नाम जो है रिक्टर स्केल पड़ गया है। सही ऑप्शन लास्ट वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 10वां नंबर, भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? तो 368 नंबर जो आर्टिकल है वो संविधान के संशोधन से संबंधित है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ही बताइएगा संविधान का संशोधन हमने किस देश से लिया है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में कराया हुआ है। आप लोग अवश्य बताइएगा जिसको जिसको आता हो कि संविधान के संशोधन का प्रस्ताव हमने किस देश से लिया है, ये आप लोग बताइएगा जिसको भी आता हो। राष्ट्रीय आपातकाल लिखा गया है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लगता है आर्टिकल नंबर 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में चर्चा की गई है। तो अभी आप लोग इसको जरूर बताइएगा कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन हमने किस देश से लिया है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता जो कि 1860 में अधिनियमित हुई थी उसका मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? आईपीसी की जो आप धाराएं देखते होंगे, अभी तो देखिए दिसंबर 2023 में जो है ये आईपीसी को चेंज कर दिया गया। भारतीय दंड संहिता की जगह पर दिसंबर 2023 में इसे कर दिया गया भारतीय न्याय संहिता। और इसके जो आर्टिकल थे वो भी आपकी धाराएं काफ़ी चेंज कर दी गई हैं। तो अब भारतीय दंड संहिता की जगह पर भारतीय न्याय संहिता BNS लागू हो गया है, जो कि आपका 1 जुलाई 2024 से आपका लागू हो गया है। ठीक है, तो इसमें ढेर सारे धाराओं में चेंजमेंट किया गया है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि 1807 का जो मसौदा तैयार किया गया था उसको किसने तैयार किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने उसे तैयार किया था। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 12 नंबर है हमारा, इसमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है, आपको बतानी है। तो इन 4 ऑप्शन में देखिए स्विट्जरलैंड में कौन हो सकती है? आल्प्स जो है वो स्विट्जरलैंड में भी है, उसके साथ साथ फ्रांस और इटली तक जो है ये आपकी आल्प्स जो पर्वतमाला है वो फैली हुई है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट ब्लैक। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी गई है और इसकी ऊंचाई है 4810 मीटर की ऊंचाई है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
यूराल पर्वत और काकेकस जो पर्वत चोटी है ये एशिया और यूरोप को अलग करती है। और प्रेनीज जो आपका लिखा गया है, ये प्रेनीज जो है ये फ्रांस और स्पेन में पाई जाती है आपकी, ठीक है। तो इसे भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो सही ऑप्शन होगा आल्प्स, लास्ट वाला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन जो है वो किसके कालीन जो है कलाकृति है। ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन होगा आज का। तो शालीमार गार्डन जो है वो किसने बनवाया था। शालीमार गार्डन जो है इसको बनाया था जहांगीर ने। तो जहांगीर ने अगर बनाया है तो ये मुगल कालीन होगी। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। तो शालीमार गार्डन ये आपका लाहौर एवं कश्मीर तक फैला हुआ है। तो जहांगीर ने इसे बनवाया था, किसकी याद में बनवाया था, नूरजहां के लिए बनवाया था, ठीक है, याद रखिएगा, इससे थोड़ा सा आपको याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था, ये आपको बताना है। तो मोरक्को पड़ता है अफ्रीका में और इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है। तो इब्न बतूता अगर आया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन जो था वो आता है आपका दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में। तो सही ऑप्शन हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। और उस सन का नाम था 1333 ईस्वी के आसपास जो है ये आपका आया था। तो इब्न बतूता की एक पुस्तक जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, उस पुस्तक का नाम है रेहला, ठीक है। तो रेहला को आप लोग याद कर लीजिएगा। ये पुस्तक है इब्न बतूता की, जिसमें जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के बारे में काफ़ी चर्चा की गई है। तो इसलिए ये पुस्तक आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सही ऑप्शन हमारा तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, सरकार अनिवार्य रूप से कितनी फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है। तो देखिए सरकार जो है न्यूनतम की बात करेंगे तो 22 फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है रखती है। किसी साल वो 23 भी कर देती है, एक फसल के लिए बढ़ा देती है, किसी साल जो है 24 भी कर देती है, लेकिन मिनिमम जो है सरकार जो है 22 फसलों के लिए हर साल जो है एमएसपी जारी करती है। उसमें आप जानते हैं जैसे आपका खरीफ की फसल हो गई, रबी की फसल हो गई। तो जैसे खरीफ की फसल कटने वाली होती है तो उसके पहले जो है घोषणा कर दी जाती है कि धान जो है हमारा 2300 रुपये में कुंटल लिया जाएगा, गेहूँ हमारा 2250 रुपये में लिया जाएगा। इस प्रकार से मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है उसे हम लोग कहते हैं एमएसपी। इससे कम दाम पर कहीं पर भी गेहूं चावल जो आपका हो गया, जितने भी अनाज आपके 22 प्रकार के हो गए वो नहीं बिकेंगे। इसके ऊपर अगर आपको कहीं मंडी में बिक रहा है तो वहाँ पर आप बेच सकते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 22 फसलों के लिए तो कम से कम सरकार देती ही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल जो है उसके आपको प्रावधानों का उल्लेख करना है कि भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में वित्तीय आपातकाल जो है वो रखा गया है। तो हमने आपको 3 आपातकाल याद कराए हैं। सबसे पहला आपका राष्ट्रीय जो आपातकाल है वो आर्टिकल नंबर 352 के तहत लगता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल 352, इसके बाद जो है 356 याद कर लीजिएगा। 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में चर्चा की गई है और सबसे लास्ट में 360 आता है। 4 के अंतर पर है ये, आप लोग याद रखिएगा। 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में है आपका राष्ट्रपति शासन और 360 में आपका मिलेगा आपको वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अगर देश में कहीं संकट आ जाता है वित्तीय संबंधित, वहाँ पर हम लोग वित्तीय आपातकाल लगाते हैं। अभी तक भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 360 जो है अभी तक नहीं लगाया गया है। राष्ट्रपति शासन तो बहुत बार लगाया गया और राष्ट्रीय आपातकाल भी कई बार लगाया गया है, लेकिन वित्तीय आपातकाल जो है अभी तक लगाने की संभावना नहीं आई है। तो आर्टिकल नंबर 360 में इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मंजिल योजना इनमें से किससे संबंधित है। नई मंजिल योजना किससे संबंधित है आपको बताना है। तो देखिए आपके एग्जाम में पुरानी योजनाएं पूछी जा रही हैं। तो पुरानी योजनाओं में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है 2014 से, तब से लेकर के आपको अब तक की जो 2024 तक की योजनाएं हैं इन सब पर आपको ध्यान रखना ही रखना है। कम से कम आप लोग ये सभी योजनाओं को देख लीजिएगा, छोटी से लेकर के बड़ी योजना तक। तो नई मंजिली योजना जो थी आपकी, ये अल्पसंख्यक युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए बनाई गई योजना थी। तो सही ऑप्शन इसका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। और कब ये स्टार्ट की गई थी, 8 अगस्त 2015 से ये योजना आपकी स्टार्ट की गई थी। तो 2015 की नई मंजिल योजना जो थी अल्पसंख्यक में खासकर ये मुस्लिम युवाओं के लिए स्टार्ट की गई थी। कम से कम आप लोग प्रशिक्षण करिए
और न्यूनतम मजदूरी या न्यूनतम काम आपको प्राप्त करने योग्य बनाया जा सके। अगर आप स्कूल ड्रॉप आउट हो गए हैं, स्कूल छोड़ दिए हैं, तो ये योजना आपके लिए है। तो ये 2015 में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ये आज का हमारा 18 नंबर क्वेश्चन होगा। तो जो चिप होती है या फिर माइक्रोचिप होती है, ये बनती है आपकी अर्धचालक से, और अर्धचालकों में नाम आता है सबसे पहले हम सिलिकॉन से बनाने का काम करते हैं। सिलिकॉन से हो गया, और जर्मेनियम भी आपका अर्धचालकों में आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस जो है चिप बनाते हैं हम लोग सिलिकॉन से ही। लेकिन ये दोनों आपके अर्धचालक में आते हैं, दोनों से आपकी चिप बन सकती है। ठीक है, इसे कहते हैं आईसी कहते हैं, चिप को आईसी भी कहते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईसी का फुल फॉर्म बताइए, तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है उसे हम लोग माइक्रोचिप कहते हैं। सही ऑप्शन हमारा दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, उत्तर ध्रुवीय ज्योति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप पहली बार देख रहे होंगे, जिसमें यह भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो उत्तर ध्रुवीय ज्योति क्या होती है? उत्तर ध्रुवीय ज्योति ये होती है कि जैसे हमारा उत्तरी ध्रुव है, तो वहाँ पर क्या है, बर्फ जमी हुई है। तो हमारा जो सूर्य का प्रकाश आता है उसमें कई कलर होते हैं, जिसमें आपका हरा कलर भी है, लाल कलर भी है, नीला कलर भी है। तो इनसे एक मिश्रण उत्पन्न होकर के एक ज्योति उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग कहते हैं उत्तर ध्रुवीय ज्योति। तो इसका सही ऑप्शन होगा, ये पृथ्वी के आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है, उसी को हम लोग कहते हैं उत्तर ध्रुवीय ज्योति। ठीक है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुरस्कार भारत में खेलों और प्रतिस्पर्धाओं में कोचों को दिया जाता है। देखिए कोच हमारे गुरु होते हैं, और गुरु को अगर हम कोई अवार्ड देंगे तो वो द्रोणाचार्य के नाम से देंगे। तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है वो कोचों को दिया जाता है। गोल्डन बूट जो पुरस्कार है, ये अगर आप फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करते हैं कोई खिलाड़ी, तो गोल्डन बूट पुरस्कार उसे दिया जाता है। वीर चक्र तो मालूम है आपको, सेना में शौर्य और बलिदान के लिए जो है वो वीर चक्र प्रदान किया जाता है। और अर्जुन अवार्ड जो है ये खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो आपसे कोचों को पूछा था, तो सही ऑप्शन होगा द्रोणाचार्य अवार्ड। नेक्स्ट देखिए हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, बैगन का एक आनुवांशिक संशोधित प्रारूप विकसित किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, आपको बताना है। तो देखिए बैगन में कीड़े बहुत लग रहे थे, तो बैगन के बीज को हमने लिया जिसमें कीड़े लग रहे थे, उसको प्रयोगशाला में ले जा करके उसके जीन में हम लोगों ने परिवर्तन करके नया बीज उत्पन्न किया, जिसे हम लोग बीटी बैगन के नाम से भी जानते हैं। तो नए वाले बीज में जो था वो कीट प्रतिरोधी बना दिया कि अब ये बीज डालेंगे तो बैगन के अंदर कीड़े नहीं लगेंगे। तो हमारा लक्ष्य जो था संशोधित करने का, वो सही ऑप्शन होगा कीट प्रतिरोधी बनाना। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर लिखा गया है, सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन इसमें से। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, कोमागाटामारू की घटना किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो देखिए कोमागाटामारू जो था एक जापानी जहाज़ था, जिसे 1914 में गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया, और 376 यात्रियों को बैठा करके ये कनाडा जा रहे थे। लेकिन कनाडा पहुंचने से पहले कनाडा ने एक नियम लगा दिया कि भारत से जो भी जहाज़ आ रहे हैं, अगर वो सीधे भारत से कनाडा नहीं आते हैं तो हम उन्हें एंट्री नहीं देंगे। लेकिन कोई ऐसा रास्ता नहीं था भारत से कनाडा जाने का जो सीधे जाता हो, अन्य देशों से होकर ही कनाडा जाया जा सकता था। लेकिन जब ये कनाडा पहुँचे तो कनाडा में भारतीयों के प्रवेश को लेकर के विवाद हुआ, और फिर से इस जहाज़ को भारत वापस कर दिया गया। और भारत में जब ये कलकत्ता में पहुंचा तो वहाँ अंग्रेज़ों के साथ झड़प हो गई, और इन 376 यात्रियों में से 18 यात्री उसमें मारे गए, 202 यात्रियों को जेल भेज दिया गया। इससे जो है काफ़ी आक्रोश हो गया, और ये घटना है आपकी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, आपकी 1914 की घटना है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें से 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की किसने, जो है 1867 में प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी, और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया था, आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, कम से कम ये 20वीं बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और सही ऑप्शन होगा दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। 1867 और 68 में प्रति व्यक्ति आय जो भारतीय थी वो 20 रुपये थी, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। और दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत भी दिया था, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।
और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम बनता है कि प्रति व्यक्ति आय जो है इसका डाटा कौन रिलीज करता है, तो सीएसओ करता है। ठीक है, सीएसओ या फिर इसे एनएसओ भी कहते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है प्रति व्यक्ति आय का डाटा देता है। अगर हम 2023 की बात करें कि 2023 में भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो 2023 में सीएसओ के डाटा के अनुसार 1,72,000 रुपये जो है वो भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय है एक सालाना में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो सही ऑप्शन होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है आज का, आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। तो आवर्त सारणियाँ देखिए दो हैं, एक ही आपके ऑप्शन में रखी गई है। मेंडलीव ने देखिए पुरातन जो आवर्त सारणी है आपकी, जो कि आपकी बनी थी 1869 में, उसका आविष्कार किया था मेंडलीव ने, वो आवर्त सारणी बनाई थी। अगर आपसे आधुनिक वाली पूछें तो न्यू जो आपकी बनी है मोजले के अनुसार बनी है, और कब बनी है, ये आपकी बनी है 1913 में। तो जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी उस समय तत्वों की संख्या 63 थी, और मोजले की आवर्त सारणी जो है उसमें तत्वों की संख्या 118 है। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में थी, और मोजले की आवर्त सारणी जो है, जो नी वाली आप लोग पढ़ते हैं 1913 में जो बनी है, ये परमाणु क्रमांक के क्रम में बढ़ते हुए बनाई गई है। ठीक है, तो अभी एक ही आपके ऑप्शन में रखेगा और सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। ये क्वेश्चन पिछले वाले सेट में आया था, जहां पर मैंने आपको बताया था कंट्रोल यूनिट प्लस ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और साथ में मैंने आपको बताया था कि मेमोरी जो है ये तीनों आपके CPU के घटक माने जाते हैं। कौन कौन से, कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी। तो इसमें कौन से आपके ऑप्शन में दिख रहा है, मेमोरी आपको दिख रहा है। पिछले वाले सेट में पूछा गया था कंट्रोल यूनिट और ALU, आपकी सेट में रख दिया गया है मेमोरी को, तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा इनमें से कौन सी विशेषता जो है भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है, आपको बताना है। तो भारतीय न्यायपालिका के बारे में कौन सी विशेषता जो है संविधान में लिखी गई है, तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता ये नहीं लिखी गई है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता नहीं है, संविधान की सर्वोच्चता है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। न्यायिक स्वतंत्रता जो है ये लिखी गई है, सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला। प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय है, ये कोई निश्चित नहीं है, किसी राज्य में नहीं भी है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश चुने जाते हैं, इसकी चुनाव की कोई प्रक्रिया नहीं है, सीनियरिटी और परफॉर्मेंस वाइज जो है ये चुने जाते हैं, इनको आप लोग नहीं चुन सकते हैं। तो सही ऑप्शन होगा न्यायिक स्वतंत्रता। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये लिखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट या फिर संविधान की सर्वोच्चता ये हमने जो है ये किसके संविधान से लिया है, ये भी आप लोग बताइएगा। पिछला वाला भी हमने आपसे पूछा था कि संविधान संशोधन हमने कहाँ से लिया है, तो वो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। और इसे बताइएगा कि संविधान की सर्वोच्चता या फिर न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है ये हमने जो है किस देश के संविधान से लिया है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हम बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय को 124 आर्टिकल के अंतर्गत आपसे पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन को जो है किस आर्टिकल के तहत हुआ है, तो 124। अगर आपसे हाई कोर्ट पूछेगा तो 214 आर्टिकल के तहत जो है वो हाई कोर्ट का गठन होता है। तो ये दोनों आप लोग आर्टिकल याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी समिति जो है भारत में कर सुधारों से संबंधित है। अगर हम लोग कर सुधारों की बात करेंगे तो राजा चलैया समिति जो थी वो कर सुधारों से संबंधित थी, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर यहाँ पर घोष समिति लिखा गया है तो ये बैंक संबंधी सुधारों से संबंधित थी, घोष समिति। और मीरा सेठ भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये क्या थी, हथकरघा जो उद्योग था उसके विकास से संबंधित जो समिति थी वो आपकी मीरा सेठ समिति थी। तो मीरा सेठ की समिति भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर क्वेश्चन होगा, बड़ी माता जिसे हम लोग स्मॉल पॉक्स कहते हैं उसके टीके का आविष्कार किसने किया था। तो बड़ी माता स्मॉल पॉक्स, इसे हम लोग चेचक भी कहते हैं, और छोटी माता को कहते हैं चिकन पॉक्स। बड़ी माता को स्मॉल पॉक्स याद रखिएगा। तो इसके टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि बड़ी माता में शरीर में दाने पड़ जाते हैं और बुखार भी आ जाता है, तो एडवर्ड जेनर ने इसके टीके की खोज की थी।
लुईस पास्चर आपके ऑप्शन में लिखा गया है, तो लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जेम्स चैडविक, तो आप जानते होंगे जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और डी रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? नाभिक की खोज की थी। तो ऑप्शन में आए हैं तो एक बार इन्हें भी देख लीजिए आप लोग। सही ऑप्शन होगा एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स या फिर चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर को आप लोग सही करिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन होगा, किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? किस राजा को औरंगजेब ने भेजा था? तो सही ऑप्शन होगा जय सिंह को भेजा गया था। और जय सिंह ने शिवाजी को हरा भी दिया था और उनसे 23 जो किले थे वो मुगलों को सौंपने पड़े थे शिवाजी को 1665 में। और 1665 में शिवाजी को पुरंदर की संधि भी करनी पड़ी थी। याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पुरंदर की संधि जो थी वो औरंगजेब या फिर शिवाजी के मध्य में हुई थी, या फिर आप जय सिंह और शिवाजी के मध्य में पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जय सिंह। यहाँ पर देखिए मान सिंह लिखा गया है, तो मान सिंह तो अकबर के दरबार में थे, सेनापति थे। आदिल शाह का नाम आया है, आदिल शाह को भी औरंगजेब ने हराया था। और आदिल शाह का नाम आता है कि बीजापुर का ये सुल्तान था। और बीजापुर में बना है गोल गुम्बद, तो गोल गुम्बद जो बनाया था वो आदिल शाह ने ही बनाया था। और बहादुर शाह जफर तो आप जानते हैं कि आखिरी मुगल सम्राट था, जो कि 1857 की क्रांति में भी थे। तो इस प्रकार से सभी के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए आपको पिछले साल के पेपर कराने जाते हैं ताकि आप नेक्स्ट ईयर की भी तैयारी अच्छे से कर सकें। राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ये 30 नंबर क्वेश्चन होगा। तो राज्यसभा के बारे में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन के अनुसार। यह लोकसभा की तरह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है, बिल्कुल बात गलत है। इसमें चुनाव नहीं होते हैं, जैसे हम लोग लोकसभा और विधानसभा में वोट डालने जाते हैं, तो इसमें लोकसभा की तरह प्रत्यक्ष नहीं होते, अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल जो है वो आपका 6 वर्ष का होता है। याद रखिए, ये बात बड़ी गलत हो गई। राज्यसभा संसद का निम्न सदन नहीं है, ये उच्च सदन है, तो ये बात भी गलत हो गई। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, ये बात सही है। राज्यसभा कभी नहीं भंग होती है, क्योंकि 6 साल में 2-2 सालों में इसके जो सदस्य हैं वो रिटायर होते हैं फिर आते हैं, रिटायर होते हैं फिर आते हैं, तो ये कभी भी भंग नहीं होती है। तो सही कौन सा है? लास्ट वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखिए हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, दलदल और धान के खेतों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है उत्सर्जित होती है, आपको बताना है। तो जहाँ पर पानी बहुत दिन तक जमा हो जाएगा तो वहाँ पर मीथेन गैस जो है वो उत्पन्न हो जाती है। मीथेन एक प्रकार की जो है रंगहीन, गंधहीन, और इसे हम लोग ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पर पानी भर जाएगा बहुत दिन तक, दलदल बन जाएगा, वहाँ पर मीथेन गैस उत्पन्न हो जाती है। ये एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैसेज है जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती है। तो सही ऑप्शन होगा मीथेन गैस। नेक्स्ट देखिए हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिस पर आपको बताना है। तो आप पेपर में पढ़ते होंगे बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट या फिर रेपो रेट, ये चेंज भी होती रहती हैं या फिर सेम रहती हैं कभी कभी। तो ये बैंक दर आपसे पूछ रहा है। तो बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती हैं। केंद्रीय बैंक मतलब कि रिजर्व बैंक जो है, अगर वाणिज्यिक बैंक को दीर्घकालीन ऋण दे रहा है तो बैंक रेट जो होता है वो दीर्घकालीन के लिए लगता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए अगर आप ऋण ले रहे हैं केंद्रीय बैंक से तो वहाँ पर बैंक रेट काम करेगा। अगर आप अल्पकालीन ले रहे हैं तो वहाँ पर रेपो रेट के हिसाब से जो है वो दर लगती है। अगर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक को ऋण देते हैं तो वहाँ पर रिवर्स रेपो रेट होता है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट जब होगा, जब वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक को ऋण देंगे तब रिवर्स रेपो रेट, और जब बैंक रेट और रेपो रेट जो होते हैं केंद्रीय बैंक अगर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है तो वहाँ पर आपको बैंक दर सही करना है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है। आपको मालूम है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर भी होता है, हार्डवेयर भी होता है। हार्डवेयर को आप छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते। जितने आपके एप्लीकेशन होते हैं, प्रोग्रामिंग होती हैं, ये सभी आपके सॉफ्टवेयर में आते हैं।
तो यहाँ पर प्रोग्राम्स जो होते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जो कंप्यूटर को रन कराते हैं, वे आपके सॉफ्टवेयर में आते हैं। बाकी आपके CPU, मेमोरी और CMOS ये आपके हार्डवेयर के पार्ट होते हैं। तो सॉफ्टवेयर कौन सा होगा इसमें से? लास्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 होगा, किस कारण से आर्कटिक हरितकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, आपको बताना है। आर्कटिक महासागर है, आपको मालूम है नॉर्थ पोल पर है और वहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो आर्कटिक हरितकरण हो रहा है। हरितकरण मतलब कि वहाँ पर पेड़ पौधों का उगना जो है वो हरितकरण कहलाता है। अगर कहीं पर बर्फ जमी हुई है तो बर्फ पिघलेगी तभी तो वहाँ पर पेड़ पौधों का जन्म होगा। तो अगर बर्फ पिघल रही है इसका मतलब वो ग्लोबल वार्मिंग जो है उस कारण से आर्कटिक में पेड़ पौधे उग रहे हैं, क्योंकि वहाँ ठंड में रहने वाले जीव जो हैं वो विलुप्त हो जाएंगे और जो वहाँ पर ध्रुवीय जो हमारी टुंड्रा वनस्पति है उसके लिए भी संकट आ जाएगा। तो आर्कटिक हरितकरण जो है उसके लिए जिम्मेदार है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? लास्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। तो नमक सत्याग्रह या फिर आपसे पूछ सकता है कि दांडी मार्च कब शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था 1930 में। तो 12 मार्च 1930 में गांधी जी जो थे वो साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ में दांडी मार्च के लिए चले थे। तो साबरमती से दांडी के लिए यात्रा निकाली गई थी और ये दांडी पहुंची 24 दिन बाद 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच करके गांधी जी ने नमक का ढेला उठा करके उसे तोड़ा और नमक कानून को तोड़ा। इसी को कहते हैं नमक सत्याग्रह। इसे गांधी जी ने इसलिए स्टार्ट किया था कि वायसराय इरविन के सामने जो है गांधी जी ने अपनी 11 मांगें रखी थी। जब 11 मांगों को नहीं माना गया तब गांधी जी ने ये दांडी मार्च निकाला था और नमक पर जो टैक्स लग रहा था उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ये आपका नमक सत्याग्रह जो था इसे दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। तो सही ऑप्शन होगा ये 1930 में किया गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इनमें से कौन से 2 क्षेत्र जो हैं भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल हैं। ये 2 ही आपसे क्षेत्र जो हैं हॉट स्पॉट आपसे पूछे जाते हैं। तो सही ऑप्शन होगा पश्चिमी घाट एवं पूर्वी हिमालय। तो पश्चिमी घाट आपका पड़ता है गुजरात से लेकर के दक्षिण तक, तमिल तक जो है ये पश्चिमी घाट जो है फैला हुआ है। और पूर्वी हिमालय में आपका असम का, अरुणाचल प्रदेश का, सिक्किम का और पश्चिम बंगाल का भी क्षेत्र लगता है। तो पूर्वी हिमालय में ये क्षेत्र आते हैं। जैव विविधता का मतलब होता है जीवों के जीवन जीने की जो विविधता होती है, जो जीव अलग अलग प्रकार के वहाँ पर मिल रहे हैं उनको बचाने के लिए ये दोनों स्थल जो हैं वो हॉट स्पॉट हैं कि इनको बचाया जाए, जीवों को संरक्षित किया जाए। तो पश्चिमी घाट जो हैं और पूर्वी हिमालय ये प्रमुख जो हैं जैव विविधता के स्थल हैं। सही ऑप्शन तीसरा वाला हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। आपको सभी क्वेश्चन को तैयार करना है और एग्जाम की तैयारी के लिए आपको इसी प्रकार से नोट्स भी बना लीजिएगा जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं। अब देखिए इसमें आपसे पूछा गया है पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करते हुए वायुमंडल परतों को आपको उपस्थिति का सही क्रम आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा आज का होगा 37 नंबर क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर हमारी ये पृथ्वी हो गई तो पृथ्वी के सबसे ऊपर की जो परत होती है उसे हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल के ऊपर जाएंगे आपको तो फिर समताप मंडल मिलेगा। समताप मंडल के ऊपर जाएंगे तो आपको मीसोस्फीयर मिलेगा, मतलब कि मध्य मंडल मिलेगा। तो इनकी रेंज भी होती है, जैसे 0 से 18 किलोमीटर तक का जो भी एरिया यहाँ पर होगा वो आपका ट्रोपोस्फीयर या फिर क्षोभ मंडल के अंतर्गत आता है। तो जितनी आंधी तूफान की घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल के पास में ही होती हैं। अब क्षोभ मंडल के ऊपर निकल जाएंगे 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो आपका समताप मंडल का आता है। यहाँ पर कोई भी क्रिया नहीं होती आंधी तूफान की। जो जहाज़ हमारी उड़ती है ना वो इसी समताप मंडल में उड़ती हैं क्योंकि वहाँ पर कोई भी क्रिया नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा मध्य मंडल आता है। 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के ऊपर का जो एरिया है वो मध्य मंडल कहलाता है। अब मध्य मंडल के ऊपर आता है आयन मंडल। आयन मंडल जो है वो 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक का जो ऊपर का एरिया है वो आपके संचार उपग्रह जो हैं वो इसी आयन मंडल में रखे जाते हैं। और 400 किलोमीटर के ऊपर का पूरा जो एरिया है बाहर का
वो बहिर्मंडल कहलाता है। तो अभी ऑप्शन को देख लेते हैं हम लोग। पहला हमारा है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। इंग्लिश में भी आप लोग याद कर लीजिएगा, कभी कभी इंग्लिश में दे देता है हिंदी के पेपर में ही। तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, इस प्रकार से आपको इंग्लिश में याद होना चाहिए। कई बार कंफ्यूज कराया है इंग्लिश को लेकर के। सही ऑप्शन तीसरा वाला होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा, आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों के एक समूह का पालन करता है। तो इन निर्देशों को क्या कहा जाता है? जो निर्देश दिए जाते हैं उसे कहा जाता है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम सेट किया जाता है, उसी के अनुसार जो है वो हमारा कंप्यूटर काम करता है। कमांड नहीं, कमांड तो बाद में दी जाती है, लेकिन जो हमारे आधुनिक कंप्यूटर को कार्य करने के लिए उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग की सेटिंग की जाती है उनको आप लोग कमांड देते हैं कि इसको करना है। लेकिन प्रोग्राम के लिए जो है वो आधुनिक कंप्यूटर जो है वो समानता इसी निर्देश के साथ प्रोग्रामिंग की जाती है। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। उसी सेट में देखिए अर्जुन पुरस्कार आपसे पूछा गया और उसी सेट में पूछा गया था कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया था कोच को और अर्जुन पुरस्कार खेलों में खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा लास्ट वाला। साहित्य अवार्ड की बात करेंगे तो साहित्य अवार्ड में आपको देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिलता है, व्यास सम्मान मिलता है, सरस्वती सम्मान मिलता है, बिहारी पुरस्कार मिलता है। तो इस प्रकार से साहित्य के क्षेत्र मिलते हैं। और आप जानते हैं सेना में आपको कई मेडल मिलते हैं, वीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ये सब सेना के पुरस्कार होते हैं। मनोरंजन में आप जानते हैं जैसे टीवी आपका सिनेमा मनोरंजन हो गया तो उसमें आपको आईफा अवार्ड मिलेगा, ऑस्कर मिलता है, फिल्म फेयर मिलता है। तो ये सभी आपके मनोरंजन के अवार्ड हैं। लेकिन अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेलों से संबंधित है, खिलाड़ियों को मिलता है। आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन हो गया, ये 40 नंबर क्वेश्चन है। अकबर द्वारा निर्मित जो पंचमहल है ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ने जा रहा हूँ। मैंने आपको 39 क्वेश्चन कराए। ये आसान क्वेश्चन है, बहुत लोग इसको जवाब दे सकते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अकबर द्वारा निर्मित जो पंचमहल है ये कहाँ पर है। तो ये हमारी 40 क्वेश्चन की जीके और जीएस की सीरीज है जो लगातार चल रही है और आप लोग इसको लगातार देखते रहिए। और जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं उन्हें आप लोग नोट डाउन करिए, क्योंकि उसी से रिपीटेड क्वेश्चन ही आपके ढेर सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं और आपको ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए। मेरी आशा है कि अगर आप इन 40 क्वेश्चनों में से 27 से 28 क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं तो एक आप अच्छे स्टूडेंट की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि अभी आप 27 से 28 करेंगे और एग्ज़ाम आते आते हम आपको 35 से 40 क्वेश्चन तक सॉल्व करना सिखा देंगे। वही क्वेश्चन जो हैं उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन, उनसे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन 40 क्वेश्चन से मेरा लक्ष्य ये होता है कम से कम आपको 100 से 150 क्वेश्चन जो हैं वो बताए जाएं, ताकि आप अगर हमको 30 से 40 मिनट दे रहे हैं तो वो 30 से 40 मिनट जो हैं आपके वो इम्पोर्टेंस रखें, क्योंकि समय काफ़ी कीमती है। और इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आप यूपी के कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सब में आप हमेशा अच्छा करके आएंगे। तो जीएस बहुत मेन पार्ट है। 40 में से आपको एग्जाम में अगर आप एनटीपीसी में अगर आप देखने जा रहे हैं तो 30 अगर आप कर ले जाते हैं किसी भी तरह से, तो फिर तो आपके पास देखिए रीजनिंग और मैथ बचती है। रीजनिंग भी आपको करा रहे हैं, मैथ भी आपके लिए स्टार्ट करेंगे। तो रीजनिंग तो आप 30 में से 28 तो करके ही आएंगे, क्योंकि रीजनिंग सभी लोग अच्छा प्रयास करते हैं। फिर मैथ में आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मेन देखिए जीएस है, जो जीएस में जितना कर ले जाएगा वही उतना स्कोर करेगा, क्योंकि रीजनिंग और मैथ तो बदलनी नहीं है, जो चेंज हो रहा है वो हमारे जीएस ही हो रही है। तो जीएस मेन पार्ट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं।